आप सफल होंगे या नहीं होंगे, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। आप योग्य हैं, प्रतिभाशाली हैं, साहसी हैं, धैर्यवान हैं, ये सिर्फ आप ही सिद्ध करेंगे। अवसर सभी को मिलते हैं, लेकिन जो इसे पहचान लेता है और जो इसे अपना लेता है, जीत उसी को होती है। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा का अनाउंसमेंट हो चुका है। 19 जून 2022 को यह परीक्षा आपकी आयोजित की जानी है और उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 10 कदम एक श्रृंखला लेके आ रहा हूँ, जिसके तहत जीएस के विभिन्न जितने भी पार्ट्स आपके होते हैं, चाहे आपका इतिहास होगा, चाहे भूगोल होगा, चाहे संविधान होगा, सामान्य विज्ञान होगा, आपको 10-10 क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलती जाएगी, है ना। उम्मीद है आपने प्रॉपर इसका नोट्स बनाया होगा, पूरे वीडियो को आपने देखा होगा। और आज का जो वीडियो बेस्ट होगा, भारतीय इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं, स्पेशली जो एंशिएंट हिस्ट्री है, इसको मैंने समाहित किया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, निश्चित रूप से आपको फायदा रहेगा। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पाते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है 20 से 30 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे, है ना। शुभारंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, पूछा गया है स्वस्तिक चिन्ह एक शुभ चिन्ह माना जाता है। स्वस्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है ना। स्वस्तिक चिन्ह या शुभ लाभ कर लीजिए किस सभ्यता से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। स्पेशली अगर देखा जाए तो कुछ आकृति कुछ ऐसे बनती है ना, कुछ ऐसे, सॉरी है ना, ऐसे। यही क्या है, आपका स्वस्तिक चिन्ह है। शुभ का द्योतक माना जाता है और पूछा गया है कि यह चिन्ह किस सभ्यता से संबंधित है। जो उसका उत्तर आपका हो जाएगा, स्वस्तिक चिन्ह आपकी देन जो होगी वह है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कह लीजिएगा या इसी को सिंधुकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो एक मोस्ट क्वेश्चन है, रेयर क्वेश्चन, जल्दी एग्जाम में मिलता नहीं है, लेकिन यकीन मानिए अगर ये क्वेश्चन अगर मिल गया तो आपकी मेरिट को डिमेरिट कर देगा। अगर आपने यह क्वेश्चन चालू कर लिया तब तो आप अंडर मेरिट आ जाएंगे, अदरवाइज डिमेरिट हो जाएंगे, एक अंक आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न आपका दिया है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों ही रूपों में की गई है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आपको मालूम है कि 4 वेद होते हैं ना, सॉरी 4 वेद आपके होते हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इन चारों में से कौन सा एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य में भी की गई है और पद्य में भी की गई है। उत्तर जो आपका होगा सेकेंड नंबर पे आपका आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। जो गद्य रचना है इसको आप कृष्ण वेद के रूप में जानते हैं और कृष्ण यजुर्वेद के रूप में जानते हैं, और जो पद्य की रचना है इसको आप शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जानते हैं, है ना। इसके अलावा ऋग्वेद जो है भारतीय इतिहास का एक प्राचीनतम वेद है। 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं और जितने भी आपके वैदिक जो मंत्र होते हैं इसी वेद से आपके लिए गए हैं। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद जिसकी रचना दोनों रूपों में की गई है। सामवेद को आप जो है भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। 1875 मंत्रों का संग्रह है, भारतीय संगीत का जनक। और अथर्ववेद जो कि नवीनतम वेद है, ब्रह्म वेद के रूप में जाना जाता है और साथ ही साथ जादू टोने का वेद भी कहा गया है। तो ये 4 वेद आपके पाए जाते हैं। फिलहाल जो प्रश्न आपका यहाँ पे था कि गद्य एवं पद्य के रूप में कौन सा लिखा गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यजुर्वेद, है ना। इसके बाद दिया है सिंधुकालीन सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। सिंधुकालीन सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। यह किस राज्य में स्थित है। एक इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है। आलमगीरपुर की लोकेशन आपसे पूछी गई है। आलमगीरपुर पूर्वी बिंदु आपका माना जाता है हड़प्पा कालीन सभ्यता का, और इसकी जो लोकेशन होगी मेरठ। और अगर राज्य अगर आपसे पूछा आता है, मेरठ कहाँ पे है, राज्य आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। किस नदी के तट पर स्थित है, तो एक नदी आप यहाँ रखिएगा, हिंडन नदी। हिंडन नदी, है ना। तो ये सिंधुकालीन सभ्यता एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछ लिए जाते हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की अगर बात करिएगा, ये तो पूर्वी बिंदु है। आलमगीरपुर जो है पूर्वी बिंदु है। 1958 में YD शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है इनकी खोज कराई गई थी, है ना।
उत्तरी की बात करिएगा, सबसे उत्तरी बिंदु जो सिंधुकालीन सभ्यता का आपका था मांडा कहिएगा या अखनूर कहिएगा, जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी बिंदु अगर बात करिएगा तो दयामाबाद आपका पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में, प्रवरा नदी के तट पर। और अगर पश्चिमी बिंदु की बात करिएगा तो पाकिस्तान में सूतकांगेडोर है जो कि पश्चिमी बिंदु है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम हमने बता दिया सिंधुकालीन जो विस्तार आपका। यहाँ पे जो प्रश्न आपका था पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आलमगीर कहाँ पड़ता है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। मेरठ के बारे में, मेरठ किस नदी किनारे है, हिंडन नदी किनारे बता दीजिएगा। और साथ ही साथ किस लिए फेमस है मेरठ आपका, तो खेल के सामान के लिए जाना जाता है, क्रांति के नगर के रूप में भी यह क्षेत्र आपका जाना जाता है। देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, ऋग्वैदिक काल में किस जीव के लिए या किस जंतु के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, रेयर क्वेश्चन होगा, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। किस जीव के लिए ऋग्वैदिक काल में अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ऋग्वैदिक काल में गायों को बहुत ही इंपॉर्टेंट दी जाती थी, बहुत महत्व दिया जाता था। और यही शब्द जो है गाय के लिए जो है, गाय को यहाँ पे क्या कहा गया है, अघन्या कहा गया है। और अधिकांश जो युद्ध होते थे, है ना, ऋग्वैदिक काल में जितने भी युद्ध आपके हुए हैं मैक्सिमम जो है गायों की रक्षा के लिए ही हुए हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। एक ऑप्शनल क्वेश्चन आपका होगा, भारत दिया है, बांग्लादेश दिया है, पाकिस्तान दिया है और अफगानिस्तान दिया है। पूछा है निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से, मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में से किस देश में सिंधुकालीन सभ्यता यानी हड़प्पाकालीन सभ्यता का विस्तार नहीं पाया जाता है। तो कहाँ पे नहीं है, भारत में तो है ऑलरेडी, बांग्लादेश पाकिस्तान में भी है और अफगानिस्तान में भी है, बांग्लादेश में नहीं है ना। बांग्लादेश में सिंधुकालीन सभ्यता आपकी नहीं पाई जाती है, इसको आपको ध्यान देना होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, रियल क्वेश्चन होगा। किस तरह से अगर आप मैपिंग से नहीं पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी, है ना। इसके बाद ऋग्वैदिक काल में कुल कितने मंडलों का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में कितने मंडल आपके पाए जाते हैं, 1028 सूक्त होंगे, मंडलों की संख्या आपकी होगी 10, है ना। 1028 सूक्त 10 मंडल में विभक्त हैं, है ना। 1028 सूक्त 10 मंडल आपके पाए जाते हैं। और इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट मंडल जो आपका वो तीसरा मंडल ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, गायत्री मंत्र, है ना। गायत्री मंत्र जो है सूर्य स्तुति संबंधित मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः आप पढ़ते हैं। और यह किस मंडल में है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। यह भी आपके लिए नोट करने वाली चीज होगी। तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आपसे एक्स्ट्रा भी बन जाता है कि गायत्री मंत्र, या तो ऐसे पूछा जाए गायत्री मंत्र किस देव को समर्पित है, या किस देवता की स्तुति किससे संबंधित है, तो सूर्य बता दीजिएगा। और किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में इसकी लोकेशन हो जाएगी, है ना। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल पाए जाते हैं, हो ही गया है आपका। सिंधुकालीन सभ्यता का जो स्थल हड़प्पा है, यह किस नदी के तट पर है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। हड़प्पा आपको पड़ता है पाकिस्तान में सिंध प्रांत, है ना। लड़काना डिस्ट्रिक्ट में हड़प्पा पाकिस्तान में, इसकी लोकेशन है। नदी आपसे पूछा गया है रावी। सिंध प्रांत में जो है हड़प्पा की लोकेशन है, नदी आपकी होगी रावी नदी, जो कि आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। हड़प्पा आपसे कई बार पूछा गया, पाकिस्तान लोकेशन होगी। पूछा जाता है मोहनजोदड़ो के बारे में, कहाँ पे है, तो वो भी पाकिस्तान में है। किस नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 ऐसे प्रसिद्ध नगर हैं इस सभ्यता के, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। लोकेशन दोनों की पाकिस्तान में है, नदियाँ अलग अलग होंगी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी और हड़प्पा जो आपका है वह रावी नदी के तट पर। कभी कभी इनका उत्खनन वर्ष भी आपसे पूछ देता है। तो हड़प्पा के जो उत्खनन हुआ था 1921 में, है ना। हड़प्पा का जो उत्खनन हुआ था 1921 ईस्वी में, और किसके द्वारा कराया गया था, तो हाँ दयाराम साहनी जो है उत्खननकर्ता थे, निर्देशक थे। इनके निर्देशन में जो है ये इनका कार्य संपन्न हुआ था, है ना। तो 1921 हड़प्पा। और वही अगर मोहनजोदड़ो की बात करिएगा 1922 ईस्वी में आर डी बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी के द्वारा जो है कराया गया था उत्खनन 1921, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल आगे जो आपके लिए होगा, सिंधुकालीन सभ्यता के स्थल में सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक्स की वस्तुएं कहाँ से मिली है, किस सिंधुकालीन स्थल से जो है कॉस्मेटिक की चीजें मिली हैं, आपको बताना होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और यह स्थान आपका पड़ता है पाकिस्तान में। एक स्थान अगर मैं आपको बता दूं, चन्यूदड़ो
यह आपका पड़ता है पाकिस्तान में, और इसी स्थान से आपके लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं और अदर जो कॉस्मेटिक्स आपकी होती है उसकी साक्ष्य आपके यहाँ से मिलते हैं, है ना। तो देखिए, मुख्य रूप से सिंधुकालीन सभ्यता की बात करिएगा तो 3 देशों में इसका विस्तार पाया जाता है। अपने देश भारत में है, पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में है। बांग्लादेश में सिंधुकाल का विस्तार नहीं पाया जाता है, सिंधुकालीन जो सभ्यता उसका विस्तार नहीं पाया जाता है ना। पाकिस्तान में 3 मुख्य स्थल है तो बहुत से, लेकिन 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मोहनजोदड़ो आपसे पूछा जाता है, एक हड़प्पा पूछा जाता है, एक आपका कोटादीजी पूछा जाता है और एक आपका चन्हू-दड़ो पूछा जाता है ना। तो कोटादीजी हो गया, चन्हू-दड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया और साथ ही साथ हड़प्पा हो गया। ये 4 स्थान आपके जो है पाकिस्तान में है। अफगानिस्तान में एकमात्र स्थल याद रखिएगा मुंडी घाट है ना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। मुंडी घाट है ना, एकमात्र स्थल अफगानिस्तान में है जो कि सिंधुकालीन सभ्यता से संबंधित है। और इनके अलावा जितने भी आपके स्थान मिलते हैं वह कहाँ है, आपके देश भारत में है। भारत में अगर बात करिए तो कालीबंगा राजस्थान में हो गया है ना, लोथल आपका गुजरात में हो गया, हाँ, रोपड़ आपका पंजाब में हो गया, बनवाली आपका हरियाणा में आपका हो गया है ना। इसके अलावा आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में। तो मैक्सिमम जो प्लेसेस हैं वो भारत में है ना। तो किस किस देश में है वह भी आपसे पूछा जाता है, किस नदी के किनारे हैं वह भी आपसे पूछा जाता है, और किस वहाँ से कौन सी चीज़ें आपको मिली हैं वह भी आपसे एग्जाम में कभी कभार पूछ ली जाती है ना। सबसे लास्ट में आइएगा, किस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चौथा वेद जो आपका है अथर्ववेद, इसे जो है ब्रह्मवेद की संज्ञा दी गई है। और इसके अलावा इसी वेद को जो है आप क्या कहते हैं, जादू टोने का वेद भी कहते हैं, कर्मकांडी वेद भी इसे कहा गया है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किस वर्ष हुआ था, अभी मैंने चर्चा की है 1922 ईस्वी में जो है राखलदास बनर्जी के द्वारा जो है इसका उत्खनन करवाया गया था। तो ये चीज़ आपकी मोहनजोदड़ो के बारे में हो जाएगी। विशाल स्नानागार हो गया, विशाल अन्नागार हो गया, सूती कपड़े का साक्ष्य हो गया, वो आपका यही मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है ना। तो ये एक 10 मिनट का छोटा सा क्लास रहा, जिसके अंतर्गत आपने लेखपाल के पर्पज से जो प्रश्न आपके बन सकते हैं इनका आपने कलेक्शन किया है, इसका आपने अध्ययन किया है, और आपने निश्चित रूप से पाया होगा कि इस ड्यूरेशन में आपके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको एक्सेस जो है मिल गए होंगे, है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। धन्यवाद। ऐसी श्रृंखला आज दिन भी आपकी जारी रहेगी। ओके।